नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। अपना जो टॉपिक चल रहा है ट्रांसफार्मर का, उसमें चल रहा है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, मतलब उपकरण परिणामीत्र का टॉपिक चल रहा है, जिसमें से एक पार्ट मतलब कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का जो दो भाग थे या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के जो प्रकार थे, उसमें एक प्रकार पिछली वीडियो में देख लिया आप लोगों ने, जो था कि करंट ट्रांसफार्मर क्या था, जिसको कहते हैं सीटी किसे कहते हैं, सीटी का उपयोग किन किन मीटरों में किया जाता है या कहाँ कहाँ उसका उपयोग होता है, उसका मेन मुख्य कार्य क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सब बातों का अच्छी तरह से अध्ययन किया और पॉइंट टू पॉइंट बारीकी से उसका संपूर्ण जानकारी प्राप्त की, ताकि आपके मन में उस वीडियो के प्रति या उस वीडियो से किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, जिससे कि आप सीटी के बारे में जो क्वेश्चन आए उसका आंसर गलत नहीं कर सको। इसलिए उस वीडियो को देखने के बाद आज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का दूसरा प्रकार देखते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। दोस्तों, दोनों के दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज व हाई करंट नापने के लिए दोनों ही ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। और अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में देखा जाए तो ट्रांसफार्मर सबसे मुख्य भाग होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके बिना इलेक्ट्रिकल कोई भी इंस्ट्रूमेंट कार्य नहीं करने वाला होता है, क्योंकि जहां सप्लाई आती है वो कहां से आती है, ट्रांसफार्मर में से ही आती है। तो अब ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत कुछ बचा है तो लेकिन अभी क्या चल रहा है, सिर्फ प्रकारों का वर्गीकरण चल रहा है। तो आज उस वर्गीकरण में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जो कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के प्रकार हैं, उसमें देखते हैं इसका मुख्य कार्य क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सर्किट में किस प्रकार संयोजित किया जाता है और इसकी रेटिंग क्या होती है, आउटपुट रेटिंग क्या होती है, इनपुट रेटिंग क्या होती है, आउटपुट में वोल्टेज कितना मिलेगा, इनपुट में वोल्टेज कितना मिलेगा, उस प्रकार के सभी मानों को ज्ञात करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट बारीकी से जानेंगे, ताकि आपके मन में इस वीडियो के प्रति किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। और फिर भी दोस्तों, कुछ बच जाता है, कुछ रह जाता है, या मैं आपको बता नहीं पाता हूँ, या आप समझ नहीं पाते हो, या इस वीडियो के प्रति आपके मन में कोई विचार व्यक्त हो जाता है, तो कमेंट्स में जरूर लिख दिया करो। मैं आपके हर कमेंट्स को देखता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। यदि आपको कोई क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन भी अवश्य करूँगा। तो आज देखते हैं कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की कोई, यदि आपको समस्या हो तो बताना, फिर मैं आपको बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करवाऊंगा। ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं छोड़ूंगा जो कि आपके मन में इसके प्रति कोई विचार हो। तो देखेंगे अब टॉपिक क्या था अपना, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर ये टॉपिक चला था, इसका तो नाम था उपकरण परिणामीत्र। क्या था, उपकरण परिणामीत्र, ये था अपना टॉपिक। इसमें एक प्रकार का देख लिया था, उसमें आपने ये भी देखा था कि टोंग टेस्टर क्या होता है, स्प्लिट कोर टेस्टर क्या होता है, ये भी देखा था आप लोगों ने, ठीक है नहीं। तो उसके देखने के बाद आज देखते हैं कि ये इसमें तो अपने इसका प्रयोग भी कहाँ करते हैं। उपकरण परिणामीत्र में आज क्या देखेंगे, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसको कहेंगे हिंदी में विभव परिणामीत्र। क्या कहेंगे, विभव परिणामीत्र, ये कहेंगे इसको। अब इसके बारे में और आज संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते। देखो, आप लोगों को मन करता था कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, कि अधिक वोल्टेज व अधिक धारा नापने के लिए, मतलब हाई वोल्टेज व हाई करंट का मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अब हाई वोल्टेज में जैसे मान लीजिए कि 132 केवी वोल्टेज को नापना है, अपने जो वोल्ट मीटर होते हैं वो क्या है, 500 वोल्टेज तक नाप सकते हैं, 700 वोल्टेज तक नाप सकते हैं, लेकिन कुछ 11,000 वोल्टेज को नापना है, या 33 केवी वोल्टेज को नापना है, 2,20,000 वोल्टेज को नापना है, 500 केवी वोल्टेज को नापना है, तो क्या संभव है कि अपने जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी रेंज बढ़ाकर भी अपन वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि कुछ तो एक कि झटका लगने की संभावना रहती है, कुछ नुकसान होने की संभावना रहती है, फिर लॉसेज ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए वहाँ इस प्रकार की कंडीशन उत्पन्न होती है, तो इस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग कर लेते हैं। तो दिखाता हूँ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। देखो इसकी संरचना सेम टू सेम पावर ट्रांसफार्मर के समान होती है। अब पावर ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर मैंने आपको पढ़ा ही नहीं अब तक। पावर ट्रांसफार्मर की वर्गीकरण आएगा आगे, तो उसमें क्या होता है कि पावर ट्रांसफार्मर भी क्या होता है, दो वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर होता है। तो ये क्या रहेगा, इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, ये दो वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर, ये मैंने कल भी बता दिया था, दो कुंडलन का क्या रहेगा, दो कुंडलन का परिणामीत्र है। अब दो कुंडलन का जहां नाम आता है तो एक चीज आपके दिमाग में अवश्य आ जाना चाहिए कि किसके सिद्धांत पर कार्य करेगा, ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। और एक कुंडल का होगा, एक वाइंडिंग का होगा तो किसके सिद्धांत पर कार्य करेगा,
सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो पूछा जाए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक के बाद देख लेना। अब देखो उसके बाद बताता हूं, यदि ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है तो काम क्या आता है इसका, इसका प्रयोग कहाँ है? तो करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग था अधिक धारा को नापने के लिए। तो इसका मुख्य कार्य क्या रहेगा? अधिक वोल्टेज को नापने के लिए। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? ये अधिक वोल्टेज मतलब हाई करंट, हाई वोल्टेज नापने के लिए यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। अब मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूं। डायग्राम के अनुसार इसके बाद भी और बातें देखेंगे, कुछ बातें मोस्ट इंपोर्टेंट निकल के आएंगी और डायग्राम के बाद ही आपको समझ में आएंगी। ये फेज न्यूट्रल कर देता हूं। देखो मैं ये लाइन दिखा देता हूं आपको कि किसका वोल्टेज नापेगा, उस लाइन की बात कर लेता हूं। ये लाइन है आपके लोगों की, ये लाइन, ये फेस रहेगा और ये न्यूट्रल रहेगा। मैं यहाँ फेस दिखा देता हूँ, ये फेस है और ये आपका न्यूट्रल है। यहाँ क्या मिलेगा आपको? लोड मिलेगा। यहाँ लाइन मिलेगी, फेस और न्यूट्रल मिलेगा। यहाँ इन मिलेगी लाइन, यहाँ मैं से मान लो धारा यहाँ से प्रवाहित है। अब ये क्या लिखाएंगे? यहाँ दिखाएंगे। देखो ये आप लोगों का क्या है? पीटी है, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। अब एक एक बातें लिखना। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पतले तार की अधिक टनों की होती है। मैं आपको लिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। प्राइमरी वाइंडिंग ये होगी आप लोगों की, यहाँ से इसका संयोजित कर दिया ये। तो बोलो किसके मध्य किया? प्राइमरी वाइंडिंग को फेस और न्यूट्रल के मध्य संयोजित किया जाता है। इसका मतलब कि लाइन के समानांतर में संयोजित होती है। प्राइमरी वाइंडिंग लाइन के समानांतर में संयोजित होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग आपको दिखाता हूँ। ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगी, जो मोटे तार की कम टर्न की रहेगी। एक या दो टर्न, बस 3 टर्न दिखा देता हूँ आपको। ये टर्न रहेंगे इसके, ज़्यादा नहीं रहेंगे, 2 या 3, बस इतने टर्न। ये टर्न दिखा दिए, ये आगे इसके टर्न। अब देखो आगे दिखाता हूँ। इस सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर वोल्ट मीटर लगाएंगे, क्योंकि वोल्टेज नापना अपने को। सेकेंडरी वाइंडिंग पर क्या लगाएंगे? वोल्ट मीटर लगाएंगे। ये संयोजित कर दिया आप लोगों ने वोल्ट मीटर। ये इसका ए शिरा, ये इसका बी शिरा, ये इसका ए शिरा, ये इसका बी शिरा। ये देखो ये आते आते हैं। ये क्या है? ये N2 है और ये क्या है? ये N1 है। ये क्या है? ये प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राथमिक कुंडल है। ये क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग है। और ये क्या है इसकी? ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये क्या है? सेकेंडरी वाइंडिंग है। मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग द्वितीय कुंडल है इसकी। आप सर्किट डायग्राम से अच्छी तरह समझ जाओगे। अब देखो ये बताओ कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग कहाँ संयोजित की जाती है? एक तो ये बात आती है किस प्रकार से बनी होती है, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे? प्राइमरी वाइंडिंग। मैं लिखा देता हूँ प्राइमरी वाइंडिंग। देखो यहाँ से ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग शॉर्टकट में लिखूंगा PW, प्राइमरी वाइंडिंग पतले तार अधिक टर्न। अधिक कितने रहेंगे? वो इसके रेशियो के अनुसार रहेंगे। आपको बताऊंगा रेशियो कितना होता है, कितने वोल्टेज की यदि पीटी होती है, कितनी वोल्टेज का पोटेंशियल ट्रांसफर होता है, तो कितने टर्न लगाएंगे, वो टर्न रेशियो आपको बताऊंगा। और वोल्टेज रेशियो के साथ में आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि कितने टर्न होने चाहिए। प्राइमरी में कितने टर्न रखेंगे अभी मैंने निर्धारित नहीं किया है कि प्राइमरी में कितने टर्न है, लेकिन आपको प्राइमरी में टर्नों की संख्या निकालने बताऊंगा आप लोगों को कितने टर्न होने चाहिए। ठीक है, पतले तार अधिक टर्न की होती है। और सेकेंडरी कैसी होती है? सेकेंडरी वाइंडिंग मोटे तार कम टर्न की होती है। अब पूछा जाए पतले तार अधिक टर्न की क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा वोल्टेज कौन सहन करेगा? ये पूछा जाए सबसे ज्यादा अधिक वोल्टेज कौन सहन कर रहा है? प्राइमरी वाइंडिंग ही वोल्टेज सबसे अधिक सहन कर रही है। क्योंकि अब आपसे पूछा जाए, माना कि ये इस लाइन की बात करूं, मैं यहाँ 132 kV की लाइन की बात कर लेता हूँ या फिर 220 kV की लाइन की बात कर लेता हूँ, तो कितने हो गए? 2,20,000। सबसे ज्यादा वोल्टेज कौन सहन करेगा? प्राइमरी वाइंडिंग ही सहन करेगी। इसलिए अधिक वोल्टेज होने के कारण, अधिक वोल्टेज होने के नाते इसकी प्राइमरी वाइंडिंग पतले तार की अधिक टर्नों की होती है। ठीक है, अब प्राइमरी वाइंडिंग कहाँ संयोजित होती है? देखो प्राइमरी वाइंडिंग फेस और न्यूट्रल के लाइन के समानांतर में संयोजित है। तो कह सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग PW, प्राइमरी वाइंडिंग फेस व न्यूट्रल के मध्य या लाइन के पैरेलल में समानांतर में संयोजित होती है। अब कहोगे सर कभी कभार क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग की बात करें, यहां न्यूट्रल नहीं मिलता आपको,
डेल्टा की बात कर लेते हैं, या फिर डेल्टा के वोल्टेज को नापना है, या फिर अभी कभी कभार की जो ओवरहेड लाइनें होती हैं, जैसे 1,32,000 वोल्टेज की लाइनें हैं, 2,20,000 वोल्टेज की लाइनें हैं, वहाँ न्यूट्रल नहीं मिलने वाला है, तो कहाँ करेंगे, इस न्यूट्रल की जगह इसको क्या कर लेंगे, अर्थ कर लेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग के एक सिरे को अर्थ कर लेंगे। तो पहचान क्या होती है, देखो पहचान ये होती है कि आपको यदि 2,20,000 की पीटी रख दिया आपके सामने, मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर रख दिया आप लोगों की, या 11,000 का पोटेंशियल ट्रांसफार्मर रख दिया, पहचान क्या होगी, एक बुशिंग मिलेगी ऊपर, सिर्फ ओनली एक बुशिंग। बुश का मतलब कि जहां से संयोजन होगा, वैसे 11,000 की लाइन की एक बुशिंग रखा, तो फिर उसको पैरेलल में कैसे संयोजित किया, उसकी सेकेंडरी, जैसे एक वाइंडिंग ये है, यहाँ फेस है, फेस लगा दिया, लेकिन न्यूट्रल कहाँ से लेंगे, न्यूट्रल को अर्थ कर देंगे, तो ये क्या होगी, फेस व न्यूट्रल मान लो, या फेस व अर्थ के बीच में पैरेलल में संयोजित होती है। तो एक बुशिंग वाली जैसे आपको इंस्ट्रूमेंट दे देते हैं, उसको फिर एक ही बुशिंग है, तो पूछा जाए कौन सा उपकरण है, तो वो क्या रहेगा, पीटी रहेगा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होगा। अब पूछा जाए 2 टर्मिनल हैं, तो क्या रहेगा, एक टर्मिनल इन और एक आउट, वो सीटी हो जाएगा। तो सीटी की पहचान के लिए सीटी में 2 टर्मिनल भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो उसकी रेंज के अनुसार होते हैं। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में एक ही टर्मिनल होता है, एक ही बुशिंग होती है। वो तो जब आपको प्रैक्टिकल आप यदि प्रैक्टिकल रूप से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, फिजिकल रूप से देखेंगे तो भी पता लग जाएगा। ये तो थी बात इसकी। अब देखो यहां तक की बात करने के बाद यहां तक कि सेकेंडरी वाइंडिंग मोटे तार की कम टर्न की है, तो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग पर वोल्टमीटर लगाया, ये कितने रेंज का लगाएंगे, यहाँ इस वोल्टमीटर की रेंज आपको बताता हूँ, या तो 100 वोल्ट का रेंज लगाएंगे, या फिर 110 वोल्ट की रेंज लगाएंगे। 110 वोल्टेज की रेंज का वोल्टमीटर लगाएंगे, अधिकतर देखा जाए तो 110 ही होता है, अधिकतर क्या रहेगा, 110 वोल्टेज। परीक्षा में भी आए तो 110 वोल्टेज ही करना आपको, कि सेकेंडरी वाइंडिंग पर वोल्टमीटर की रेंज क्या होती है, 110 वोल्ट होती है। कितनी रहेगी, 110 वोल्ट रहेगी। 110 वोल्ट का पैमाना रहेगा, माप सीमा रहेगी इसकी, अधिकतर 110 वोल्ट का होता है। आगे देखो अब मैं इसकी, ये किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, टर्न रेशियो के आधार पर या वोल्टेज के आधार पर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, आगे इसके बारे में वो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखो ये तो पता लग गया कि N2 में टर्न कम है, N1 में टर्न अधिक है। देखो इसका रेशियो की बात करता हूँ, क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि यहाँ देखो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि N1 क्या है, N1 अधिक है और N2 क्या है, कम है। प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक है और N2 में सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम है। तो क्या हो सकता है कि ये हो सकता है कि N1 ग्रेटर देन N2 होता है, किसमें, इस ट्रांसफार्मर में होता है, जबकि सिटी में इससे उल्टा था। तो ये भी कह सकते हैं कि N2 लेस देन N1, एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर थोड़ी है, एक ही बात है, ठीक है। अब इसका यदि टर्नों की संख्या अधिक है तो इसमें वोल्टेज का मान भी अधिक है, तो कह सकते हैं कि V1 ग्रेटर देन V2 पक्का है। और यह कह सकते हैं क्या फिर कि V2 लेस देन V1, एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, कभी ये आता है कभी आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि V1 का मान V2 से अधिक होगा। तो ये किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। किस प्रकार का, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो कह सकते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। फिर आगे बताऊंगा और किस प्रकार का होता है, तो क्या कहेंगे, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। एक तो ये आती है। अब देखो यहां माना कि एक 2,20,000 वोल्टेज दिए, यहां माना कि इसने 110 वोल्टेज बना दिए, यहाँ क्या रहेंगे 110 वोल्ट की रेंज के अनुसार इसने 110 वोल्टेज में इसको परिवर्तित कर दिया, कम कर दिया वोल्टेज को। लेकिन धारा मैंने आपको बताया जहाँ वोल्टेज कम होता है वह धारा अधिक होता है, उसी हिसाब से धारा भी मान बढ़ के आता है। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था वैसे पिछली वीडियो में, जैसे यहाँ 1000 वाट की पावर है, 1000 पावर है, और यहाँ भी क्या है 1000 की पावर है। माना कि यहाँ 200 वोल्टेज लिए आप लोगों ने और 5 एम्पीयर लिए, तो यदि सेम टर्न होंगे, इतने टर्न यहाँ पे इतना टर्न यहाँ, तो क्या मिलेगा 200 वोल्टेज के साथ आपको 5 एम्पीयर धारा मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने वोल्टेज का मान कम किया है, कितना कम कर दिया, माना कि 100 वोल्टेज कर दिया, तो पावर तो देखो 200 × 50, 200 × 5 1000 वाट, यहाँ क्या रहेगी 10 एम्पीयर धारा चली जाएगी। आपने यदि 50 वोल्टेज लिए हैं तो क्या चली जाएगी 20 एम्पीयर धारा चली जाएगी, ठीक है ना, 20 एम्पीयर धारा चली जाएगी। यदि आपने 10 ही वोल्टेज ले लिए, यहाँ पे माना कि 10 वोल्टेज ले लिया आप लोगों ने, तो धारा कितनी चली जाएगी 100 एम्पीयर धारा चली जाएगी। जो वोल्टेज का मान डाउन हुआ है, क्योंकि अब इसके बदले में क्या चाहिए 1000, क्योंकि पावर का मान कम ज़्यादा नहीं होता है, पावर सेम टू सेम ट्रांसफर होते आगे सेकेंडरी वाइंडिंग से और मतलब प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो ये क्या हो गया, जो वोल्टेज का मान कम हो धारा उतनी बढ़ी, तो वोल्टेज का मान जितना डाउन होता धारा बढ़ गई। तो क्या कह सकते हैं, यहाँ धारा अधिक होगी, यहाँ धारा I2 का मान क्या होगा, अधिक होगा, और I1 का मान कम होगा। तो ये क्या, अब क्या हो गया यहाँ पे कि ये कह सकते हैं कि धारा अधिक हुई है, तो कह सकते हैं इसके बारे में ये कह सकते हैं ये ट्रांसफार्मर
करंट अप ट्रांसफार्मर होता है, करंट अप ट्रांसफार्मर होता है, याद रखना बात। धारा अप होता है, धारा को बढ़ा के देता है। वोल्टेज के मामले में स्टेप डाउन होता है और धारा के मामले में स्टेप अप होता है। मतलब कि ये अपना करंट अप ट्रांसफार्मर होता है। तो ये कितने वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर है? ये 2 वाइंडिंग का सबसे पहले लिखा है, ये कितने में है? 2 वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर है। ये लिखा 2 कुंडल का परिणामित्र होता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करेगा? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। दोस्तों ये बताओ, म्यूचुअल इंडक्शन किसका सिद्धांत है? यदि आपके सामने म्यूचुअल इंडक्शन का नाम नहीं आए, पूछा जाए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर निम्न में से किसके ऊपर आधारित होता है, तो यदि म्यूचुअल का नाम नहीं आया तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, सेल्फ इंडक्शन का सिद्धांत। तो फिर किसका सिद्धांत देखोगे? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? फैराडे ने ही दिया था। ठीक है, ये तो थी बात है। और एक प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज का स्टैंडर्ड मान कितना होता है? स्टैंडर्ड मान 110 वोल्ट होता है। मैंने आपको पहले लिखवा दिया था। सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज का स्टैंडर्ड मान कितना होता है? 110 वोल्ट होता है, जो आपको लिखवा चुका हूँ। यहाँ भी लिखना चाहो तो अपने इस नोट्स में लिख लो कि सेकेंडरी वाइंडिंग V2 का स्टैंडर्ड मान, मानक मान कितना होता है? मानक मान 110 वोल्ट होता है। V2 मतलब सेकेंडरी, इसका सेकेंडरी वोल्टेज का मान होता है V2 होता है। ये इसकी बात आ गई। अब देखो इसका गुणक क्या होता है? पूछा जाए कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का गुणक क्या होता है, ठीक है ना? सेकेंडरी गुणक क्या होता है, उन रेशियो क्या होता है? सेकेंडरी का गुणक देखो ये होता है, यहाँ से अपन देखना चाहें K बराबर होता है किसका? V2 का सेकेंडरी, मतलब कि इस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का गुणक फैक्टर क्या होता है? कितने फैक्टर होता है? V1/V2 होता है। याद रखना, ये फैक्टर है, मैंने रेशियो नहीं बताया आपको, रूपांतरण अनुपात नहीं बता रहा हूँ आपको, रूपांतरण अनुपात आगे बताऊंगा, इसका थोड़ा कैलकुलेशन करके बताऊंगा। लेकिन पूछा जाए कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का गुणक क्या होता है, जबकि करंट ट्रांसफार्मर का गुणक क्या था? I1/I2 था। यहाँ क्या है? ये V1/V2 है, ये इसका गुणक आता है। अब आपसे प्रश्न कैसा पूछा जा सकता है? देखो, यदि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में फैक्टर का मान, मल्टीप्लाई फैक्टर का मान 20 है, गौर से सुनना, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में K का मान, मल्टीप्लाई फैक्टर का मान 20 है, तो V1 का मान क्या होगा? इतना ही प्रश्न आएगा आपके सामने। तो V1 का मान कितना होगा, इसका वोल्टेज पूछा जाएगा। V1 बराबर क्या होगा? आपको ये तो पता ही है कि V2 में मान कितना होगा? 110 वोल्ट होगा। V2 में मान कितना होगा? 110 वोल्ट होगा। मल्टीप्लाई फैक्टर का मान आपको दिया है 20, तो ये आपके सामने है। तो क्या होगा? देखो 20 तो यहाँ पे है, बराबर V1 आपसे पूछा है, V2 का मान 110 वोल्ट है, तो क्या आएगा? V1 बराबर 110 इंटू 20 बराबर 2200 वोल्टेज। तो V1 में वोल्टेज कितना रहेगा? यहाँ 2200 वोल्टेज होगा। अब टर्नों का मान नहीं दिया गया है, टर्नों के आधार पर भी बताऊंगा, वो टर्न रेशियो के आधार पर इसका मान बताऊंगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि इन दोनों का ये जो रेशियो दिखाया है वोल्टेज का, ये किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? ये दोनों का रेशियो, जैसे 2200 वोल्टेज यहाँ है और 110 वोल्टेज ये है, मल्टीप्लाई फैक्टर का मान, इसका फैक्टर क्या है? 20 है। गौर से सुनना, तो आपने बता दिया कि ये यहाँ टर्नों की संख्या अधिक है या वोल्टेज का मान डाउन हो गया, किसके आधार पर हुआ? ओनली सिर्फ टर्नों के आधार पर हुआ। तो कह सकते हैं यहाँ वोल्टेज का जो अनुपात है वो टर्नों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का अनुपात टर्नों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। एक तो ये आती है बात उसमें। और इसका सबसे बड़ा उपयोग कहाँ होता है? अधिक वोल्टेज नापने के लिए, उच्च वोल्टेज नापने के लिए, हाई वोल्टेज नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कभी कभार आता है, देखो वाटमीटर, तो वाटमीटर में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, वो अभी आगे बताएंगे। तो लेकिन ये हो गया कि उच्च वोल्टेज नापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मैं साथ साथ इसके नोट्स बनवा रहा हूँ कि क्या क्या लिखाएंगे, जो आपको बता भी रहा हूँ। अब देखते हैं इसके आगे कि इसका गुणक के अनुसार 22 वोल्ट है, तो नोट लगा के वाली बात होगी कि एक तो ये होता है कि V1, यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, दोनों का फेज डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में कोण कितना होता है? देखा, दोनों के बीच में कोण कितना होता है? तो लिख लो कि नोट लगा के लिख लो कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में V1 व V2 के बीच फेज डिस्प्लेसमेंट या कला विस्थापन का मान, कला विस्थापन के सदिश का अंतर क्या होता है? 0 डिग्री होता है। तो नोट करके लिखेंगे यहाँ पे कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में V1 व V2 के बीच, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में V1 व V2 के बीच कला विस्थापन का सदिश अंतर क्या होता है? सदिश अंतर बीच के बीच का कोण, सदिश अंतर का कोण 0 डिग्री होता है।
ये जो कोण आगे चला जाता है उसको धनात्मक कहते हैं। जैसे V1 का V2 से कुछ आगे चला गया तो V1 को क्या कहेंगे, ये होता तो 0 डिग्री है, कभी कभार अनबैलेंस होता है तो V1 का मान V2 से कुछ आगे चला जाता है, V1 का मान V2 से कुछ लीडिंग चला जाता है, तो क्या कहेंगे, जो आगे चला गया वो धनात्मक कहलाएगा, जो पीछे रहेगा वो ऋणात्मक कहलाएगा। लेकिन ये नहीं आता, आपसे यही पूछा जाता है कि सदिश अंतर के बीच का कोण क्या, इन दोनों के बीच का कोण क्या होता है, 0 डिग्री होता है। अब इसकी क्षमता की बात करते हैं कि इस पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर की क्षमता क्या होती है, क्षमता कहाँ तक होती है, ठीक है ना। तो क्षमता का मान पावर फैक्टर के आधार पर निर्धारित होता है, क्षमता का मान पावर फैक्टर के आधार पर निर्धारित होता है। लेकिन आपके सामने पावर फैक्टर नहीं भी आए तो मैं आपको क्षमता बताता हूँ इसकी, इस ट्रांसफॉर्मर की क्षमता क्या होती है। देखो क्षमता, वैसे तो पावर फैक्टर का मान 0.8 लेते हैं, लिख लो कि यहाँ क्षमता की बात करें 0.8 लेगिंग पावर फैक्टर की बात करते हैं, 0.8 लेगिंग cos फाई पर 500 MVA तक, 500 VA तक होती है, 500 VA तक होती है इसकी क्षमता। बस आपसे समझ आएगा कि पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर की क्षमता कितनी होती है, रेटिंग का मान कितना होता है। तो 0.8 लेगिंग पावर फैक्टर पर इसकी क्षमता कितनी होती है, इसकी क्षमता 500 MVA तक होती है। अब टर्न रेशियो के आधार पर इसका मान निकालते हैं कि यहाँ कितने टर्न होने चाहिए, बात तो सही है, यहाँ कितना टर्न हो, यहाँ तो आपको 2 या 3 टर्न मिलेंगे, यहाँ पर वोल्टेज का मान कितना मिलेगा, 110 मिलेगा। तो टर्नों का मान निकाल के दिखाता हूँ आपको, टर्नों का मान क्या होता है। देखो यहाँ टर्नों का मान निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि यहाँ कितने वोल्टेज हैं, आपसे V1 का मान पूछा जाता है, V1 का मान बताइए, ठीक है ना, V1 का मान पूछा जाएगा। अब N1 के मान कहते हैं N1 प्राइमरी में टर्नों की संख्या, ठीक है ना। अब वोल्टेज दिया था तो बात है, प्राइमरी में टर्नों की संख्या आपसे पूछा जाए 200 है, माना कि 200 टर्न लगाए यहाँ पे, गौर से सुना मेरी बात, और यहाँ पे क्या लगाए N2 सेकेंडरी में टर्न मान लेते हैं, 2 टर्न मान लेते हैं, 2 टर्न है यहाँ पे। और V2 का मान कितना है, आप लोगों को पहले निर्धारित है, V2 का मान 110 वोल्ट है। तो आपसे पूछा जाए कि V1 का मान कितना होगा, प्राइमरी में कितने वोल्टेज होंगी, प्राइमरी में कितने वोल्टेज दर्शा रहा है ये दिखाएगा आप लोगों को। तो देखो रेशियो क्या होता है, K बराबर होता है V2 अपॉन N2 अपॉन N1 बराबर V2 अपॉन V1, ये होता है। पूछा क्या गया है, V1 का मान पूछा गया है ये, तो क्या लिखेंगे, इन दोनों को वज्र गुणा करेंगे तो V2 इंटू N1 अपॉन N2 ये होगा। अब यहाँ V2 का मान आपके सामने 110 वोल्टेज है, N1 का मान 200 टर्न है और N2 200 है, तो ये क्या होगा 202, ये 100 बराबर क्या होगा 11,000, ये क्या गया 11,000 वोल्टेज, 11 kV वोल्टेज, 11,000 वोल्टेज मान लेते हैं। तो यहाँ 110 वोल्टेज ये देखा रेशियो रहेगा, तो यहाँ कितने चलेंगे 11,000 वोल्टेज नाप रहा है, क्या देखेंगे ये 11,000 वोल्टेज नाप रहा है। अब सपोज कीजिए आप लोग मान लीजिए यहाँ 11,000 वोल्टेज हैं, ये टर्नों की संख्या आपकी निर्धारित है, इस वोल्टमीटर ने, गौर से सुनना, इस वोल्टमीटर ने 220 वोल्टेज दर्शाए हैं। क्या दर्शाएगा, इस वोल्टमीटर ने माना कि 220 वोल्टेज दर्शा दिए, क्योंकि इसका पैमाना कितना है 110 वोल्टेज के हिसाब से इसका पैमाना है, इसने 220 वोल्टेज दर्शाए हैं। तो यहाँ कितने, क्योंकि 110 से डबल 220 हो गया तो यहाँ 22,000 वोल्टेज हो सकते हैं, यहाँ क्या रहेंगे 22,000 वोल्टेज हो सकते हैं, यहाँ पे 22 के भी वोल्टेज हो सकते हैं। तो ये बस ये देखा जाता है कि 110 वोल्टेज के पैमाने के हिसाब से यहाँ वोल्टमीटर की रेंज होती है, वोल्टमीटर की रेंज होती है, जिसके हिसाब से आप इस टर्न रेशियो के हिसाब से वोल्टेज का मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर भी पूछा जाता है कि यहाँ एक कैलकुलेशन करके देखें, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कि यहाँ 110 वोल्टेज, यहाँ क्या है 110 वोल्टेज है, 2 टर्न है, यहाँ टर्नों की संख्या मान नहीं दी है कि V1 का मान आपसे पूछा जाए 1,32,000 वोल्टेज है, 1,32,000। V1 का मान कितना है, गौर से सुना मेरी बात, ये देखना कि V1 का मान 132 kV है, 1,32,000 वोल्टेज है, ठीक है ना। और V2 का मान कितना है 110 वोल्टेज है, और N2 का मान कितना है, N2 का मान सेकेंडरी में 2 टर्न है, तो N1 क्या होगा, N1 प्राइमरी में टर्नों की संख्या कितनी रखी जाएगी वो दिखाता हूँ। देखो आपको रेशियो क्या है, K बराबर N2 अपॉन N1 बराबर V2 अपॉन V1 ये होता है। मान किसका पूछा जाता है, यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि टर्नों की संख्या N1 में टर्न कितने रहेंगे ये पूछा जाता है। तो N2 ये वज्र गुणा होंगे इंटू V1 अपॉन V2 ये पूछा जाएगा। अब यहाँ आप मान रख के देखो कि ये है ना V2, मान रख के K बराबर मान रख के आप इसका मान निकाल सकते हो, ये क्या भाई अपने हिसाब से तो लिखेंगे 110 वोल्टेज, सेकेंडरी में कितना है 110 वोल्टेज है, इंटू V1 का मान कितना है 132 kV है, 1,32,000 वोल्टेज है, और V2 का मान कितना है
ये N1 का मान, N1 का मान तो पूछा गया आपसे, N1 निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये N1 का मान पूछा गया। तो V2 का मान कितना है, सॉरी N2 का मान 200 है, ये N2 का मान कितना है 200, और ये कितना आ गया, यहाँ से मिटा देते हैं, ये आ गया आपका V2 का मान 110 वोल्टेज, ये आ गया। गौर से सुनना मेरी बात। तो अब इसको दोनों को गुणा करेंगे और 110 का भाग दे देंगे, जो वोल्टेज जो टर्न आएंगे वो टर्न यहाँ पे रहेंगे। आप कैलकुलेशन करके देखना कि यहाँ से इसका यदि कैलकुलेशन करते हैं तो सेम टू सेम ये आता है, यहाँ से 110 वोल्ट काट देते हैं और फिर बच्चे करके ये 1,32,000 की जगह 13,200 वोल्टेज बचे हैं। 13,200 वोल्टेज को इससे आप 11 से डिवाइड कर देना, जो भी टर्न आएंगे वो N1 के टर्न आएंगे। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाए कि टर्नों की संख्या कितने वोल्टेज के अनुसार टर्न कितने रखे जाएंगे, तो आप कैलकुलेशन करके आसानी से इसका मान निकाल सकते हो। तो ये तो था आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। हाँ, कुछ वो थे, इसके बारे में कुछ मुख्य बातें बच गई। क्या बच गई कि प्राइमरी वोल्टेज का रेटेड मान कितना होता है, रेटेड प्राइमरी वोल्टेज, निर्धारित प्राइमरी वोल्टेज कितना होता है। तो प्राइमरी वोल्टेज में ये कह सकते हैं कि कितने वोल्टेज नाप सकता है, ये 500 kV तक वोल्टेज नाप सकता है, 500 kV तक वोल्टेज नाप सकता है, याद रखना बात। तो ये कह सकते हैं कि प्राइमरी वोल्टेज का निर्धारित मान कितना होगा, 500 kV वोल्टेज रहेगा। अब सेकेंडरी का वोल्टेज कितना है, सेकेंडरी का वोल्टेज 110 वोल्टेज है। फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, रेटेड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक काम करेंगे। 50 से टॉलरेंस 1-2% टॉलरेंस होते हैं, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन पूछा जाए मानक फ्रीक्वेंसी का मान कितना रहेगा, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तीन मुख्य बातें हैं, प्राइमरी का रेटेड वोल्टेज 500 kV, सेकेंडरी का रेटेड वोल्टेज निर्धारित वोल्टेज 110 वोल्ट, ठीक है ना। और उसके बाद पूछा जाए कि इसकी फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मुख्य उपयोग कहाँ करते हैं, इसका मुख्य उपयोग अधिक वोल्टेज की मिल की और हेड लाने में, अधिक वोल्टेज की लाने में वोल्टेज नापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके प्राइमरी वाइंडिंग कहाँ से यूज होती है, लाइन के समानांतर में। सेकेंडरी वाइंडिंग पे वोल्टमीटर लगाते हैं, कितनी रेंज का, 110 वोल्टेज रेंज का लगाते हैं। तो ये तो दोस्तों आपका संपूर्ण वर्गीकरण किसका, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का, जो मैंने आपको बताया है। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो, समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट्स में जरूर लिखना। आपके कमेंट्स को देखते हुए आपके हर कमेंट्स का सॉल्यूशन किया जाएगा और रिप्लाई किया जाएगा। तो कमेंट्स लिखना नहीं भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।